जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। प्रगति परिवार आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। हम देख रहे हैं विगत वर्ष में संपन्न हुई परीक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, उत्तर प्रदेश पुलिस जेल वार्डर और उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो परीक्षाएं संपन्न हो चुकी हैं, वहाँ पर जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनकी श्रृंखला को बारी बारी करके हम सभी विषय देख रहे हैं। हमने सबसे पहले सामान्य विज्ञान को कवर किया है और उसके बाद पर्यावरण को कवर किया है और इस समय हम देख रहे हैं इतिहास में प्राचीन इतिहास को, प्राचीन इतिहास की ये आज हमारी दूसरी वीडियो है और इसके बाद आपको मध्यकालीन इतिहास की वीडियो भी मिलने वाली हैं। आगामी आप यदि उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। जो पहला प्रश्न आपको यहाँ दिख रहा है, क्वेश्चन पढ़िए आप ध्यान से और उसके बाद उत्तर ढूंढने की कोशिश करिएगा। पहला क्वेश्चन लिखा गया है कि पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था। जो पूर्व वैदिक काल है उसमें जो समाज का विभाजन था उसका आधार क्या था। हम ध्यान दें, जो वैदिक काल है थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं प्रश्न को। जो वैदिक काल है, वैदिक काल का टाइम पीरियड 1500 से 600 ईसा पूर्व माना गया है। और वैदिक काल दो भाग में डिवाइड है, वैदिक काल दो भाग में डिवाइड है। एक आपका उत्तर वैदिक काल है और एक आपका पूर्व वैदिक काल है। अगर इसको हम टाइम पीरियड के हिसाब से बांट दें तो यह कुछ इस तरह बढ़ जाएगा। पूर्व वैदिक काल जिसका टाइम पीरियड है 1500 से 1000 ईसा पूर्व है। और ये वाला टाइम पीरियड उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व है, 1600 ईसा पूर्व है। तो शुरुआत में पूर्व वैदिक काल था और बाद में उत्तर वैदिक काल आया है। तो पूर्व वैदिक काल में समाज का विभाजन का आधार क्या था। तो जो समाज का विभाजन का आधार था, यहाँ पर व्यापार बताया गया है। व्यापार इसका आधार था और या फिर इसका आधार कर्म था, व्यापार या फिर कर्म। अब ये दोनों ऑप्शन यहाँ नहीं लिखे गए हैं। तो व्यापार कर्म को हम पेशा भी कह सकते हैं, इसको हम पेशा भी कह सकते हैं। तो इसका जवाब तो पेशा बन जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है कि एक आपके इतिहासकार चाणक्य हैं और एक आपकी मेगस्थनीज है। दोनों की याद रखना आप। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा है और जबकि चाणक्य ने इसे मात्र 4 वर्गों में बांटा है। चाणक्य के अनुसार जो वर्ग बताए गए हैं 4 वर्ग, इनमें 4 वर्गों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र, ये 4 वर्ण बताए गए हैं। और जबकि जो मेगस्थनीज ने बांटा है, इनकी पुस्तक है इंडिका, इनकी पुस्तक का नाम है इंडिका। और इंडिका में इन्होंने भारतीय समाज को 7 वर्गों में डिवाइड किया है। इनके हिसाब से जो 7 वर्ग हैं जिनमें व्यापारी, योद्धा, चरवाहा या फिर चरवाह और साथ में पर्यवेक्षक, पार्षद, किसान, दार्शनिक, ये बातें आप ध्यान रखना। अगर इन नाम को आप याद नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप ध्यान रखना कि मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्ग में बांटा है और जबकि चाणक्य ने इसमें 4 वर्ग बांटे हैं। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, इसका जवाब आपका पेशा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ कहा गया कि भारत में मूर्ति पूजा कब शुरू हुई थी। ये पूछा जा रहा है। आर्यों के काल से पूर्व ही, मौर्य काल से, गुप्त काल से, इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब है भारत में मूर्ति पूजा आर्यों के
काल से ही आरंभ हुई थी। तो भारत में मूर्ति पूजा आर्यों के काल से पूर्व ही इसकी शुरुआत हो गई थी। यह हमारा सबसे बेस्ट जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 3 कहा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में समाज की प्रकृति क्या थी। जो समाज है उसकी प्रकृति क्या थी सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज की जो प्रकृति है वह कैसी थी। यहाँ ग्रामीण लिखा गया है, तो ग्रामीण आप ध्यान रखना, जो आपकी वैदिक सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी, वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। और जबकि जो सिंधु घाटी सभ्यता है यह नगरीय थी, नगरीय या फिर शहरी थी। हम थोड़ा सा ध्यान दें, जो वैदिक सभ्यता है यह सभ्यता पितृसत्तात्मक थी। और जबकि जो यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता है जो नगरीय थी यह मातृसत्तात्मक थी। मतलब ये है कि यहाँ पर महिलाओं की स्थिति उच्च थी और यहाँ पर पुरुषों की स्थिति उच्च थी। देखते हैं अगले प्रश्न को। जो अगला प्रश्न हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है कि अशोक महान के बारे में सत्य नहीं है। मतलब ये है कि सम्राट अशोक के बारे में कौन सी बात सत्य नहीं है। सम्राट अशोक मौर्य वंश के शासक, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं। इनका जन्म 345 BC में हुआ था। और जबकि 322 ईसा पूर्व में ये शासक के फिर राजा बने थे। किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। इनको हम विष्णुगुप्त भी कहते हैं। और इनको हम कौटिल्य भी कहते हैं। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि चाणक्य के बचपन का नाम क्या था तो विष्णुगुप्त ध्यान रखना है। हालांकि इन्हें हम कौटिल्य भी कहते थे। इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र, जिसका संबंध प्रशासनिक क्षेत्र से है या फिर प्रशासन से है या फिर राजनीति से इसका संबंध है। ध्यान रखना, जो अर्थशास्त्र है, अगर कहा जाए कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, इकोनॉमिक्स के जनक कौन है, तो जनक आपके एडम स्मिथ हो जाते हैं। एडम स्मिथ इसके जनक हैं। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ कहे जाते हैं। इनकी एक पुस्तक है जो बहुत फेमस है, वेल्थ ऑफ नेशन इनकी पुस्तक है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसमें इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के बारे में समझाया गया है एडम स्मिथ द्वारा। तो अशोक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है आपसे पूछा जा रहा है। तो अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। जी बिल्कुल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। या बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों में कराया था? बिल्कुल कराया था। इनके एक पुत्र हैं जिनका नाम महेंद्र है और इनकी पुत्री का नाम संघमित्रा है। इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इन दोनों लोगों को श्रीलंका भेजा था। मतलब ये है कि बौद्ध धर्म को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर लेकर जाने वाले शासक आपके अशोक ही कहे जाते हैं। सोने की मूर्ति गलाकर मुद्रा बनाई थी, बिल्कुल बनाई थी। इनके अभिलेखों की भाषा हिंदी थी, तो इनके अभिलेख की भाषा हिंदी नहीं थी। इनके अभिलेख की भाषा क्या थी? इनके अभिलेख की भाषा यूनान थी, ग्रीक थी और अरमाइक थी। और जबकि अगर बात की जाए किस लिपि का प्रयोग किया गया है, तो इनकी लिपि जो थी वो खरोष्ठी और या फिर ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है इनके शिलालेखों में। तो इस हिसाब से हमारा जवाब हुआ इनके अभिलेखों की भाषा हिंदी नहीं थी, क्योंकि इनकी भाषा यूनान, ग्रीक व अरमाइक थी। और जबकि किस लिपि का प्रयोग हुआ है, तो ब्राह्मी व खरोष्ठ लिपि का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। देखते हैं अगले प्रश्न को। और इनके पिता का नाम बिंदुसार था और बिंदुसार के पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? जो वैदिक काल है यहाँ पर स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? वैदिक काल में ध्यान दें, जो वैदिक काल है यहाँ पर स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आ गई थी,
सबसे शुरुआत में सिंधु घाटी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता जो मात्र सत्तात्मक थी, जहाँ पर महिलाओं की हिस्सेदारी ज़्यादा हुआ करती थी। जैसे जैसे समय बीता वैदिक काल में हालांकि दो हैं, एक आपका उत्तर वैदिक काल है, एक आपका पूर्व वैदिक काल है। तो पूर्व वैदिक काल में तो थोड़ा से महिलाओं की स्थिति सही थी, लेकिन जैसे जैसे कालांतर में समय बढ़ा, उसके बाद उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति बहुत निम्न हो गई थी। इनकी तुलना जुआ व शराब से की जाने लगी थी। तो इस हिसाब से हम ध्यान दें, महिलाओं की स्थिति बहुत ज़्यादा गिर गई थी। तो यहाँ पर इनकी स्थिति निम्न हम यहाँ पर सही करने वाले हैं। वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, यहाँ पर हम निम्न ही सही करेंगे, क्योंकि यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में ध्यान दें, उत्तर वैदिक काल में इनकी स्थिति निम्न हो गई थी, जबकि पूर्व वैदिक काल में इनकी स्थिति उच्च थी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 कहा जा रहा है कि प्राचीन राजवंश विंध्याचल पर अपने प्रभुत्व के कारण विंध्य शक्ति नाम से जाना जाता है। तो विंध्य शक्ति एक नाम है। विंध्य शक्ति वाकाटक वंश के संस्थापक भी हैं। वाकाटक वंश के संस्थापक विंध्य शक्ति हैं। तो प्राचीन राजवंश विंध्याचल पर अपने प्रभुत्व के कारण विंध्य शक्ति के नाम से जाना जाता है। तो आपका जवाब यहाँ पर वाकाटक ही हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। जो अगला प्रश्न है, कौन सा राजा चोल राजवंश से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा राजा है जो चोल राजवंश से संबंधित नहीं है? चोल वही शासक जिनकी राजधानी तंजाउर हुआ करती थी। इनकी राजधानी कहाँ थी? तंजाउर थी। और चोल वंश के संस्थापक हैं विजयालय चोल हैं। और यहाँ परांतक प्रथम भी चोल वंश के शासक है। आदित्य प्रथम भी चोल वंश के शासक हैं। और जबकि अनंत वर्मन हमारा वैश्यवाब हो जाएगा, क्योंकि अनंत वर्मन गंग वंश के शासक हैं। अनंत वर्मन गंग वंश के शासक हैं। ये हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। लिखा गया है कि 4 वेदों में प्रथम वेद कौन सा है? जो 4 वेद हैं, 4 वेदों में प्रथम वेद है। तो 4 वेदों में प्रथम वेद कौन सा है? आपने एक शब्द वेदत्रय जरूर सुना होगा। वेदत्रय में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद शामिल है। शामिल कौन सा नहीं है? अथर्ववेद इसमें शामिल नहीं, ध्यान रखना। तो शामिल कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेदत्रय में कौन से वेद शामिल हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। अथर्ववेद इसमें शामिल नहीं, ध्यान रखना। 4 वेदों में जो सबसे प्रथम है उसे हम ऋग्वेद कहते हैं, जो सबसे पुराना है। यजुर्वेद जो गद्य व पद दोनों भाषाओं में लिखा गया है, यजुर्वेद है। अथर्ववेद जिसमें जादू टोना, तंत्र मंत्र, वशीकरण के वर्णन किया गया है। और सामवेद जिसे हम संगीत का जनक कहते हैं। हमारा जवाब हुआ है 4 वेदों में जो प्रथम वेद है इसे हम ऋग्वेद के नाम से जानते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। कहा जा रहा है कि बुंदेलखंड पर निम्नलिखित में से किस राजपूत वंश ने शासन किया है? जो बुंदेलखंड है वहाँ पर किस राजपूत वंश ने शासन किया है? पहला ऑप्शन लिखा गया है राठौर है, अगला चंदेल है, अगला चौहान है, अगला गढ़वाल है। तो बुंदेलखंड पर किस वंश के शासकों ने शासन किया है, यही आपसे पूछा जा रहा है। इसका जो सही जवाब है गढ़वाल, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके संस्थापक चंद्रदेव हैं, चंद्रदेव इसके संस्थापक हैं। जबकि चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव हैं, चौहान वंश के संस्थापक। और यहाँ पर राठौर है, राठौर वंश के संस्थापक राव सिहाजी हैं, राठौर वंश के संस्थापक हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। अगला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि निम्न में से त्रिपिटक किससे संबंधित है? जो त्रिपिटक है किससे संबंधित है? त्रिपिटक 3 पिटक हैं, जिनमें विनय पिटक, सूक्त पिटक, विनय पिटक, सूक्त पिटक और एक अंतिम है अभिधम पिटक। ये 3 पिटक हैं और तीनों पिटकों की भाषा है ये पाली भाषा है। ध्यान दें जो विनय पिटक है यहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं के आचरण संबंधी नियम कानून दिए गए हैं। आचरण
संबंधी नियम कानून दिए गए हैं, संबंधी नियम कानून यहाँ बताए गए हैं, नियम कानून बताए गए हैं। और सूक्त पिटक में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, यहाँ पर गौतम बुद्ध के विचार का संकलन किया गया है, विचार का संकलन यहाँ किया गया है। और जो एक अंतिम है अभिधम्म पिटक, यहाँ पर बौद्ध मत की दार्शनिक व्याख्या आपको मिल जाएगी, दार्शनिक व्याख्या। और तीनों पिटकों की भाषा क्या थी? पाली थी। हमारा जवाब बनेगा बौद्ध धर्म से त्रिपिटक शब्द का संबंध है। त्रिपिटक में विनय पिटक, सूक्त पिटक, अभिधम्म पिटक, तीनों पिटक यहाँ पर शामिल हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 11 कहा जा रहा है आपसे, यह लिखा गया है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं? जो जैन धर्म है इसके संस्थापक कौन हैं? सबको पता है जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव हैं। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, 24 तीर्थंकर हुए हैं। जो 24वें तीर्थंकर हैं इन्हें हम महावीर स्वामी कहते हैं, महावीर स्वामी कहते हैं। और इनके ही तो बचपन का नाम वर्धमान था। जैन धर्म के संस्थापक हैं ऋषभ देव, यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पार्श्वनाथ लिखा गया है, तो पार्श्वनाथ यहाँ पर 23वें तीर्थंकर हैं। और बात की जाए जो 22वें हैं, 22वें याद रखना आप, 22वें आरष्ट नेम हैं, 22वें आरष्ट नेम हैं, 23वें पार्श्वनाथ हैं और पहले ऋषभ देव हैं। इनको आप जरूर ध्यान में रखना। अगर पूछा गया होता कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहा गया होता, तब आप उत्तर लगाते महावीर स्वामी को। जैन धर्म के सिर्फ संस्थापक की बात की गई है, तब हम यहाँ लिखेंगे ऋषभ देव। ऋषभ देव का प्रतीक क्या था? लिख लेना। जो ऋषभ देव हैं इनका प्रतीक वैल है। पार्श्वनाथ का प्रतीक सर्प है। और महावीर का प्रतीक सिंह है। आप थोड़ा सा इसको भी ध्यान में रखना। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 12 कहा जा रहा है कि अजंता गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ है? अजंता जिसको कोई नहीं जानता, वो चीज़ें अक्सर गुप्त हुआ करती हैं। अजंता गुफा निर्माण गुप्त काल में किया गया है, ये हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अजंता जो गुफा है इसका निर्माण गुप्त काल में किया गया है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 13 कहा जा रहा है कि भारत की प्राचीन राजधानी थी। जो भारत की प्राचीन राजधानी है वह क्या थी? हम जानते हैं जो 16 महाजनपद हैं, 16 महाजनपद हम जानते हैं कि हमारा प्राचीन भारत 16 महाजनपदों में विभाजित था। जो सबसे महत्वपूर्ण जनपद था पाटलिपुत्र था, जो सबसे महत्वपूर्ण जनपद था। पाटलिपुत्र साम्राज्य का विस्तार कुछ समय बाद बहुत ज़्यादा हुआ और पूरे भारत में सबसे अधिक विस्तृत आपका पाटलिपुत्र ही था। और कालांतर में राजनीति के क्षेत्र के हिसाब से जो सबसे प्रमुख स्थान था पाटलिपुत्र ही माना गया है। इस हिसाब से हमारा जवाब पाटलिपुत्र यहाँ पर हो जाएगा। भारत की प्राचीनतम राजधानी से कहा जाता था। अगला लिखा गया है कि भारत में शंकराचार्य पीठ कहाँ नहीं है? जो भारत में शंकराचार्य पीठ है यह कहाँ नहीं है? शंकराचार्य जो कि एक संत हैं और इनके द्वारा हिंदू धर्म की पुनः स्थापना का प्रयास किया गया था और इनके द्वारा 4 पीठ की स्थापना की गई थी। जो 4 पीठ हैं इनमें द्वारिका शामिल है, पुरी शामिल है और बद्रीनाथ शामिल है, और एक है श्रृंगेरी। ये 4 शामिल हैं। द्वारिका आपका गुजरात में है, पुरी उड़ीसा में है और बद्रीनाथ उत्तराखंड में है और श्रृंगेरी कर्नाटक में है। यहाँ पूछा गया है कि भारत में शंकराचार्य पीठ कहाँ नहीं है, तो कहाँ नहीं है? जवाब आपका मथुरा हो जाएगा।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 कहा जा रहा है कि गायत्री मंत्र का वर्णन कहाँ मिलता है। जो गायत्री मंत्र है इसका वर्णन कहाँ मिलता है। ध्यान देना आप, जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद जो पूरे 10 मंडल में विभाजित है, 10 मंडल में विभाजित है, इसके तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ध्यान रखना, 7वें मंडल में 10 राग युद्ध का वर्णन मिलता है। 10 राग युद्ध का वर्णन भी यही मिलता है। 10 राग युद्ध का वर्णन मिलता है। और बात की जाए 9वें मंडल में बहुत ज़्यादा फेमस है, सोम देवता का वर्णन है, सोम देवता का वर्णन है। और बात की जाए जो 10वां मंडल है, यहाँ पर वर्ण व्यवस्था का भी वर्णन मिलता है। इतनी बातें आप यहाँ से जरूर ध्यान रखना। हमसे पूछा गया है गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ है, तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। और गायत्री मंत्र सूर्य देवता को समर्पित भी है। इसकी रचना विश्वामित्र द्वारा की गई थी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 16 कहा जा रहा है कि प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण के रचयिता कौन है। रामायण के रचयिता, इस प्रश्न का जवाब लगभग हर कोई जान ही रहा है। जो रामायण है, रामायण के रचयिता कौन है। रामायण जो संस्कृत भाषा में लिखी गई है, संस्कृत भाषा में लिखी गई है, इसके जो रचयिता हैं वाल्मीकि माने जाते हैं। और तुलसीदास द्वारा इसका अनुवाद किया गया था, जो अवधी भाषा में है, जो अवधी भाषा में साथ में संस्कृत का भी इसमें मिक्सअप किया गया है। तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस जो रामायण का ही अनुवाद है। और यहाँ पर वेदव्यास इनके द्वारा महाभारत लिखी गई है, महाभारत लिखी गई है। यहाँ पूछा गया था प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण रचयिता वाल्मीकि, यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 17 कहा जा रहा है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य प्रणाली के किस क्षेत्र का वर्णन करता है। जो मौर्य प्रणाली है इसके किस क्षेत्र का वर्णन करता है। पहला अर्थशास्त्र है, विदेशी नीति है, प्रशासन है, वाणिज्य है। तो इसका जवाब प्रशासन हो जाएगा। प्रशासन या फिर राजनीति से इसका संबंध है, राजनीति से इसका संबंध है कौटिल्य की अर्थशास्त्र का। और जबकि अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ हैं और इनकी पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशन। देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 18 कहा जा रहा है कि निम्न में से भारतीय नेपोलियन किसे माना गया है। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और किसने कहा था, ध्यान रखना आप, वी.ए. स्मिथ द्वारा इन्हें भारत का नेपोलियन कहा गया है। और किस पुस्तक में कहा गया है, तो ध्यान रखना आगामी एग्जामों में यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पुस्तक का नाम है द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक का नाम है। इसी पुस्तक में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 19 कहा जा रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस राजवंश की स्थापना की, या फिर ऐबक किस राजवंश के संस्थापक थे। पहला ऑप्शन लोधी वंश लिखा गया है। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी हैं। और गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, जो गौरी के गुलाम थे। तुगलक वंश की स्थापना गियासुद्दीन तुगलक हैं। और जबकि खिलजी वंश के संस्थापक खिज्र खां खिलजी वंश के संस्थापक हैं। यहाँ पूछा गया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने, तो गुलाम वंश यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ऐबक मोहम्मद गौरी के गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ध्यान रखना आप, मोहम्मद गौरी व चौहान के बीच तराइन का पहला युद्ध लड़ा गया है। पहला युद्ध 1191 में। और जबकि 1192 में भी तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा गया था, दूसरा मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच में। 1191 में चौहान की विजय हुई है, चौहान की
विजय हुई है, और जबकि 1192 में गौरी की विजय हुई है, गौरी की विजय हुई है। और वहीं अगर बात ऐसे कर ली जाए कि मोहम्मद गौरी का भारत पर पहला आक्रमण कब हुआ था, तो पहला आक्रमण 1175 में किया गया है, 1175 में। दूसरा 1178 में किया गया है। पहला वाला आक्रमण मुल्तान में किया गया है, और जबकि दूसरा वाला आक्रमण 78 में यह पाटन में किया गया है, पाटन में। और जबकि तीसरा आक्रमण जो युद्ध के रूप में सामने आया है, तराइन का पहला युद्ध 1191, दूसरा 1192। कंप्लीट हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 19। देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 20 कहा जा रहा है, यहाँ आपको मिलान के लिए सूची दी गई है। यहाँ सूची 1 से सूची 2 में आपको मिलान कराना है। यहाँ लाल किला लिखा गया है, तो लाल किला का निर्माण किसने करवाया है, तो राजा धीराज शाहजहां द्वारा लाल किला बनवाया गया है। चार मीनार सबको पता है, जो हैदराबाद में है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया है। अगला लाल बाग लिखा गया है, तो लाल बाग सुल्तान हैदर अली, टीपू सुल्तान के पिताजी हैं सुल्तान हैदर अली। इस हिसाब से हमने मिलान कर लिया है। तो 1 का 2, तो 1 का 2 आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। फिर आगे मिलाएंगे आप B का 3, तो V का 3 आप मैच कर लीजिए, तो V का 3 आपको यहीं दिख रहा है, यहीं आपको दिख रहा है। इस हिसाब से हमारा ये वाला जवाब भी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। क्वेश्चन नंबर 21 कहा जा रहा है कि यमुना नदी के तट पर दीन पनाह नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई। दीन पनाह शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई। पहला ऑप्शन अकबर है, हुमायूं है, शाहजहां है और जहांगीर है। जो इसका सही जवाब है दीन पनाह शहर की स्थापना हुमायूं द्वारा की गई है। हुमायूं इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और दीन पनाह भवन से ही हुमायूं की गिरकर मृत्यु भी हुई थी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 22 कहा जा रहा है कि किस मकबरे को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है। किस मकबरे को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है। एक्रोपोलिस एक स्थान है जो आपको पड़ जाएगा एथेंस में। एथेंस में एक इमारत है जो एथेंस में मिल जाएगी। और एक्रोपोलिस का शाब्दिक अर्थ होता है उच्च स्थान, उच्च स्थान होता है, उच्च स्थान होता है। यहाँ पूछा गया है कि किस मकबरे को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा गया है। पहला लिखा गया है लोधी गार्डन है, फिर एतमाउद्दौला का मकबरा है, हुमायूं का मकबरा है, सरखेज रोज़ा है। यही का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सरखेज रोज़ा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक्रोपोलिस के नाम से जानते हैं अहमदाबाद के। थोड़ा सा ध्यान रखना, यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मुगल शासक मोहम्मद शाह द्वारा इसे बनवाया भी गया था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। यहाँ लिखा है कि होयसलेश्वर मंदिर कर्नाटक में कहाँ स्थित है। जो होयसलेश्वर मंदिर है कर्नाटक में कहाँ है। होयसलेश्वर मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा है, भगवान शिव की प्रतिमा है, भगवान शिव को समर्पित है। और है कहाँ, तो ये है हैलेबीडु। हैलेबीडु इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो विष्णुवर्धन द्वारा बनवाई गई थी। विष्णुवर्धन द्वारा इसे बनवाया गया था, विष्णुवर्धन द्वारा इसे बनवाया गया था। है कहाँ, हैलेबीडु में, भगवान शिव को यह समर्पित भी है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 24 कहा जा रहा है कि छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से संबंधित हैं। जो छत्रपति शिवाजी हैं, छत्रपति शिवाजी हैं, इनके पिताजी का नाम, इनके जो पिता हैं, इनके पिता का नाम था शाहजी भोसले। शाहजी भोसले इनके पिता का नाम है, शाहजी भोसले इनके पिता का नाम है, शाहजी भोसले। जबकि इनकी माता का नाम है, जो इनकी माता है, इनकी माता का नाम था जीजाबाई। जीजाबाई इनकी माता का नाम था। उत्तर तो हमारा यहीं से ही मिल गया है, भोसले से ही उत्तर हमारा मिल गया है। शाहजी भोसले इनके पिताजी का नाम है। छत्रपति शिवाजी भोसले घराने से संबंधित थे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को, और ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न भी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 लिखा गया है कि वह पहला मुगल शासक आपको ढूंढना है कौन था जिसने अपने सैन्य विजय अभियान में तुलगमा नीति का प्रयोग किया था। तुलगमा नीति का प्रयोग किया था। हमें ध्यान रखना है कि बाबर द्वारा युद्ध लड़ा गया है, जिसे हम कहते हैं पानीपत का पहला युद्ध। पानीपत का पहला युद्ध, जो पानीपत का पहला युद्ध है लड़ा गया है 21 अप्रैल 1526 को। 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया है। किसके बीच लड़ा गया था, तो याद रखना आप, बाबर एक तरफ से हैं, बाबर, और इधर जो सेना है इब्राहिम
लोदी हैं, इब्राहिम लोदी, लोदी वंश के अंतिम शासक हैं इब्राहिम लोदी। युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित होते हैं और बाबर की जीत हो जाती है। और इसी युद्ध में तोप का प्रयोग किया गया था, तोप का, और साथ ही में तुलगमा नीति का प्रयोग किया गया है, तुलगमा नीति का प्रयोग किया गया है। और इसी में तोप सजाने की विधि उस्मानी पद्धति का भी प्रयोग किया गया था, उस्मानी विधि का भी प्रयोग किया गया है, और जो तोप सजाने की एक विधि हुआ करती थी। इसका जवाब हो जाएगा बाबर द्वारा युद्ध लड़ा गया था पानीपत का पहला युद्ध। ध्यान रखना, जो पानीपत का दूसरा युद्ध है 1556 में हुआ है, किसके बीच? तो अकबर और हेमू के बीच हुआ है, अकबर और हेमू के बीच हुआ है, अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ है, दूसरा युद्ध है। और पानीपत का जो तीसरा युद्ध है, ध्यान रखना आप, ये लड़ा गया है 1761 में अहमद शाह अब्दाली व मराठों के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध है। इन तीनों युद्धों को आप ध्यान में रखना। कंप्लीट हो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 भी। वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो में हमने पूरे 25 प्रश्न कवर किए हैं और 25 प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी थे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक भी करिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर से अगली क्लास में, जहां हम देखेंगे मध्यकालीन इतिहास के 25 प्रश्नों को। तब तक के लिए जय हिंद।